मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सौभाग्य, पन्नी, जैन शर्मा, आकाश कुमार, जतिन शर्मा, ऋतिक चौहान, निखिल पांडे, आकाश कुमार, जतिन शर्मा, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राम राम भाई, सारे भाइयान है इब आ जाओ। मनीष मीना जी, देखिए मेरे दोस्त, ध्यान से आइए। सवाल में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 180 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये समझ में आया कि भैया ऊपर खड़ा होकर नीचे देख रहा है, ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टावर। कहता है टावर के दोनों ओर, इसके दोनों ओर से दो वस्तुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। फिगर बहुत फास्ट बनानी है। अब ऐसे समझिए कि भैया ये टावर है, टावर से एक आर्टिकल इधर दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर दिख रहा है। कहता है इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो दे रखे हैं उसने 30 और 45। ये 30 डिग्री, ये बना दो ये 45 डिग्री। अब मेरे बच्चे एक बात समझो, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री। अब मजे की बात क्या है कि हम ये जानते हैं कि 30 डिग्री बताता है सामने वाली साइड एक, क्योंकि परपेंडिकुलर हुआ तो बटे वाली साइड √3। आपने कहा ठीक है, ये वाली लेंथ आ गई √3। 45 डिग्री क्या कहता है कि परपेंडिकुलर एक लोगे तो बेस भी क्या होगा, 1 यूनिट। यानी मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर एक है तो बेस भी होगा 1 यूनिट। हाँ जी, अब कहानी को समझो। तो भैया टोटल दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे √3+1 हो गई डिस्टेंस। इसमें किसी भाई ਨੂੰ कोई दिक्कत है, कोई लोड है? थे नहीं है। और भैया हाइट कितनी टावर की? 1 यूनिट, जबकि दे कितनी रखी है? 180 मीटर। तो मेरे बाबू 1 यूनिट 180 मीटर, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी? गुना 180। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो। तो आंसर होगा मेरे भाई 180√3 + 1। 180√3 + 1 मेरा सही आंसर। देखिए यार, ये वर्टिकल पोल एंड ए वर्टिकल टावर आर स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल ग्राउंड। Height of the pole is 10 meter. From the top of the pole, the angle of elevation of the top of the tower and angle of depression of the foot of the tower are 60 degree and 30 degree respectively. क्लियर है? आइए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरे बच्चे मेरी बात को सुनिए। देखिए, कह रहा है एक वर्टिकल खंबा है तथा एक टावर जमीन पर खड़े हुए हैं। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। खंबे के शीर्ष से टावर, दो चीजें, पहले तो जमीन बनाते हैं भाई, फिर बाकी बातें बाद में। ये तो बना दी भैया हमने जमीन, ठीक है जी, ये बना दी जमीन। अब कहता है इस पे दो चीजें हैं, एक टावर है और एक खंबा है। ये कर दिए भैया टावर और ये कर दिए भैया खंबा, कर दिया जी। अब कहानी आगे आते हैं, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। एक खंबा तथा एक टावर जमीन पर खड़े, तो जमीन पर हमने खड़ा कर दिया। खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हमने खंबे को मान लेना 10 मीटर, मान लिया जी। खंबे के शीर्ष से यानी खंबे के टॉप से टावर के टॉप का तथा आधार के उन्नयन व अवनमन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री। कहता है इससे इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे, दैट वुड बिकम 60 डिग्री। हाँ जी, और अगर आप इससे इसके बेस का एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन लोगे, तो ये बनेगा 30 डिग्री। ये कह रहा है कि भैया ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 60 डिग्री, लेकिन ये जब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए 30 डिग्री। समझाता हूं फिगर ने क्या कहा है, फिर से बताता हूं। कह रहा है खंबे के शीर्ष, यानी पहले आया शीर्ष से टावर के शीर्ष, यानी खंबे के टॉप से टावर के टॉप तथा उसके बेस के उन्नयन। तो पहले टावर का टॉप आया था तो एलिवेशन, फिर उसका बेस आया तो डिप्रेशन। 60 और 45 ना 60 और 30 डिग्री, यानी ये खंबे का टॉप है
तो इससे टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो इसी से टावर के बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है, तो ऊपर से नीचे देखा तो ये डिप्रेशन होगा। आप कहें बिल्कुल ठीक है। हम चाहें तो इस 30 डिग्री को यहां पे भी ला सकते हैं। कहां ला सकते हैं सर? कहा है कि हमारा मर्जी है पेन हमारे पास। भैया जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, एकांतर अंतः खंड के कोण। अब कहानी को बहुत प्यार से समझाएंगे डिटेल में। आइए इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाइट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल, कहता है खंबे के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कहता है खंबे के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर आर 60 and 30, यहां से 60 और 30 है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, सर कौन सी बात पूछना चाह रहे हैं आप जो अभी तक आपने नहीं बताई? सो जा जाने मन, मैं ये पूछ रहा हूं 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बेस का रेशियो बताओ। तो परपेंडिकुलर होगा √3, बेस होगा 1। 30 डिग्री के लिए सर परपेंडिकुलर 1, बेस √3। अब आप कहना क्या चाह रहे हो सर वो बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, 60 डिग्री के लिए ये वाली लाइन है बेस, ठीक है। 30 डिग्री के लिए ये वाली लाइन है बेस, और ये लाइन दोनों बराबर है। इसका मतलब इस बार आपको क्या चीज इक्वल करनी पड़ेगी मेरे दोस्त? बेस इक्वल करने पड़ेंगे। क्या इक्वल करने पड़ेंगे? बेस। तो रटना नहीं बताना, तो बेस इक्वल करना है। यहां √3 है तो इधर भी √3 से, इधर √3 से तो इधर भी √3 से, यानी मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर 3 हुआ 60 डिग्री के लिए, तो बेस हो गया √3। तो भैया परपेंडिकुलर हो गया 3 यूनिट, तो बेस हुआ √3। और 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 हुआ, तो बेस हो गया कितना? √3 यूनिट। और देखो यही तो हमें समझाना था कि दोनों का बेस हम इक्वल लिए, √3, ठीक है। तो भैया ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट 10 मीटर है, तो ये 10 है, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी? 10 होगी। आप कहें बिल्कुल ठीक है, ये लेंथ भी 10 होगी, ये लेंथ भी 10 होगी। तो 1 यूनिट 10 है, तो 3 यूनिट कितनी हो जाएगी? 30। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ होगी मेरे भाई 30। तो ये 30 है, ये 10 है, तो पूरे टावर की जो हाइट होगी वो 40 मीटर होगी मेरे दोस्त। कितनी होगी? 40 मीटर मेरा राइट आंसर। आराम से समझे। बिल्कुल नीतीश भाई, मैं हर एक चीज बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ, बहुत धीरे धीरे शालीनता से समझाता हूँ ताकि मेरा हर बच्चा समझ पाए। देखिए यार, किसी समतल में ऊर्ध्वाधर खड़े टावर ए बी के शीर्ष पर उसी तल में स्थित किसी बिंदु से बनाया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सिचुएटेड परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन इज ऑब्जर्व्ड एज 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द सेम प्लेन। देखिए भाई, सवाल में जब भी लैंग्वेज पल्ले ना पड़े तो एक ही जवाब कि सर बार 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 करते रहिए। करोगे तो ही समाधान निकलेगा, नहीं करोगे तो समाधान ही नहीं होगा। कहता है इसके ऊपर ये टावर हमने खड़ा किया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर सिचुएटेड परपेंडिकुलरली ऑन ए प्लेन इज ऑब्जर्व्ड एज 60 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट पी। कहता है यहां एक बिंदु है पी, इस बिंदु से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इट इज टू बी ऑब्जर्व्ड एज 60 डिग्री। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। कह रहा है जी 60 डिग्री, मान ली बात। अब फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द सेम प्लेन, कहता किसी पॉइंट पी से इसी प्लेन पे यह किसी समतल में ऊर्ध्वाधर खड़े टावर ए बी, इसने हिंदी में दे दिया टावर का नाम कि भाई ये टावर का नाम ए बी है, मान लेते हैं ए बी है, मारो गोली। अब आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम अनदर पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट क्यू 10 मीटर वर्टिकली अबव द पॉइंट पी। कहता है एक दूसरा बिंदु Q
जो बिंदु P से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहता है एक बिंदु है Q जो P से 10 मीटर वर्टिकल यानी ऊपर है। ठीक है भाई आदित्य राज। तो देखिए यार, अब सवाल में कह रहा है कि भैया यहां से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है Q। दिस इज अनदर पॉइंट Q एंड द डिस्टेंस ऑफ PQ इज 10 मीटर। जो टावर के आधार के साथ बनाया गया अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। कह रहा है कि भैया ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये देख रहा है ना, यहां से ये 30 डिग्री देख रहा है। तो मैंने अक्सर कहा है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री, बट इट डोंट टेक इट सीरियस। इसी को बनाइए, ये बना 30 डिग्री। आपने कहा ठीक है, हाँ है ना, अवनमन कोण 30 डिग्री। अब कह रहा है कि बताइए फिर टावर की ऊंचाई क्या होगी। आओ मेरे दोस्त, टावर की ऊंचाई निकालनी है। देखिए मेरे भाई, 30 डिग्री, मैं मियाँ रुक जाओ, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट तो बेस हुआ √3। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस हुआ 1। अब मजे की बात यह है बाबू कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 के लिए भी यही बेस है और 60 के लिए भी यही नागिन बेस है। तो 30 और 60 दोनों के लिए यही नागिन बेस बन रही है। अगर 30 और 60 दोनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है तो क्या करें, तो बेस सेम करो, यहां √3, इधर भी √3 से, इधर √3 से करोगे तो ये आएगा 3। तो परपेंडिकुलर 3 तो बेस आया √3, यहां बेस √3 तो परपेंडिकुलर आया 1। अब मेरे बच्चे 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो बेस है √3, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 3 है तो बेस आया √3। ठीक है जी। अब 1 यूनिट है 10 मीटर तो 3 यूनिट हो जाएगा 30 मीटर। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। और शायद यही आपसे सवाल में पूछा है कि टावर की हाइट बताइए, तो टावर की हाइट हो जाएगी 30 मीटर। दिस इज योर राइट आंसर। हाँ जी, देखिए भाई, हाँ जी आदित्य भाई, सवाल में कह रहा है जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे किसी मकान के शीर्ष का उन्नयन कोण। पहले तो भैया जमीन बना लेते हैं, ये जमीन हो गई। अब कह रहा है कि यहां से 10 मीटर ऊंचा एक मकान है, 10 मीटर ऊंचा एक मकान है जी, बना दिया। सवाल में कह रहा है कि भैया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है कितना, 30 डिग्री। मान ली साहब ये 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर एक झंडा लगा है, इसके ऊपर भैया एक झंडा लगा है, ये लगा है जी झंडा, ये इसके ऊपर एक झंडा लगा है। इसीलिए कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री हो जाता है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाता है, ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाता है। कहता है झंडे की लंबाई ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है कि भाई झंडे की लंबाई ज्ञात करिए, क्या होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द झंडा। आओ कैसे करें सवाल को। और कह रहा है कि ये कोई बिंदु P था जिससे बात हो रही है। ठीक है जी, आओ भैया क्रैक करते हैं। सवाल सबने पढ़ लिया, जितना ज्यादा हो सके सवाल पढ़िए, क्योंकि जो है सवाल में ही है। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना, 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो या बेस हो दोनों 1 1 होते हैं। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 है तो बेस होता है √3। आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, मैं 30 डिग्री वाली ट्रायंगल लूंगा तो उसमें भी बेस यही नागिन है। हाँ जी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों में 45 डिग्री वाली ट्रायंगल लूंगा उसमें भी बेस ये नागिन है। अगर मैं 45 डिग्री लूंगा तो उसमें भी ये बेस नागिन ही है। आप कहें बिल्कुल ठीक है, 30 के लिए भी 45 के लिए भी, दोनों के लिए बेस ये नागिन ही है। अब भैया सेम कैसे करें,
तो बेस √3 है तो इधर भी √3 से गुना, इधर भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 के लिए बेस √3 है तो टॉप भी √3 होगा। 45 के लिए अगर बेस √3 है तो ये हाइट भी √3 ही है। बिल्कुल ठीक है। और 30 डिग्री के लिए बेस √3 है तो परपेंडिकुलर 1 है। तो बेस अगर √3 है तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। तो अगर हम यूनिट वाइज कमाल करें या कमाल देखें तो हमें ये बात समझ आएगी क्या, कि भैया ये हाइट है √3, ये हाइट है √3, ये हाइट है 1। तो मेरी प्यारे बच्चों ये हाइट √3 है, ये हाइट 1 है, तो ये वाली हाइट निकल जाएगी। बिल्कुल। ये हाइट √3 है, ये 1 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? √3 - 1। ये हाइट √3 है, ये 1 है, तो ये वाली हाइट होगी √3 - 1। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनना कि भैया 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर को। बिल्कुल। तो √3 - 1 यूनिट क्या होगा? 10 गुना √3 - 1। ये होगी झंडे की एक्चुअल हाइट। अब सवाल ने खुद ही कहा कि भैया √3 की वैल्यू 1.732 ले लो, -1 है, तो घटाओगे तो 10 गुना में 0.73 आ जाएगा। गुना करोगे तो आंसर आएगा 7.32। ये मेरे बच्चे आएगी झंडे की ऊंचाई। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि झंडे की हाइट बताओ, तो 7.32 मेरा आंसर होगा। हाँ जी। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए। फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above, इस above वर्ड को मार्क करिएगा, above another aeroplane at an instant। कहता है एक जहाज है वो 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। ये है भैया जमीन, ठीक है बाबू, ये जमीन है। अब कहता है यहां से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा था। 500 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा था। लेट से जहाज यहां उड़ रहा था। तो कहता है कि उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और जब वो यहां 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था ना, 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, यानी ये हाइट दर की 5000 मीटर, 5000 मीटर। तो कहता है ठीक इंस्टेंट उसी समय वो एक दूसरे जहाज के ऊपर से उड़ रहा था। दूसरा जहाज यहां था, ये वाला जहाज यहां है, ये हाइट है 5000 मीटर। और कह रहा है इसके एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी बनाना चाहें आप, वो 60 और 45 डिग्री है। देखिए मेरे भाई, यानी एक इस वाले का है और एक मेरे प्यारे बच्चों इस वाले का है। कहता है एक एंगल 45 है तो दूसरा 60 है, तो ये 45 डिग्री होगा मेरे बच्चे, तो ये वाला कौन हो जाएगा? 60 डिग्री। ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में पूछ रहा है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये वाली डिस्टेंस निकालिए, क्या होगी? दोनों जहाजों के बीच की मेरे प्यारे बच्चों दूरी ज्ञात करिए, क्या होगी? अब आते हैं आगे। अब आ जाइए। अब मेरे बच्चे 60 डिग्री जो है वो बताता है कि परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो है वो √3 1 होगा, जबकि 45 डिग्री दोनों का रेशियो 1:1 है। और दोनों ही ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो बेस सेम है। 45 के लिए भी बेस यही है ना, ये 45 वाला हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री पे जब आप आओगे ना, 60 डिग्री पे आप आओगे तो भी बेस आपको यही वाली लाइन मिलेगी। 60 के लिए बेस वही है। तो 45 हो या 60 दोनों के लिए बेस सेम है, और यहाँ बेस 1 1 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर की लेंथ √3 है तो बेस की लेंथ 1, और 45 के लिए परपेंडिकुलर 1 है तो बेस की लेंथ भी 1। तो भैया दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो गई? ये पूरी है √3, ये है 1, तो ये हो गई √3 - 1 यूनिट। हाँ जी। तो अगर मुझसे सवाल में पूछा जाए कि भाई आंसर क्या होगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो मैं ये कहूंगा कि साहब √3 - 1 यूनिट मेरा आंसर होगा, जबकि ये तो यूनिट है। एक्चुअल में क्या कह रहा है कि भाई एक्चुअल में √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5000, और √3 यूनिट जो है वो एक्चुअल लेंथ है 5000 मीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5000 बटे √3। तो गुना कर देंगे भाई, √3 - 1 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 5000 बटे √3। अब देखो 5000 बटे √3 को इससे करेंगे, √3 से √3 गया 5000 आया। या सिर्फ आंसर देखते हैं किस पोजीशन में। तो भाई 5000 ये रखो, रूट 1/√3 को इससे करोगे 1 आएगा, -1/√3, यानी 1/√3 को इससे किया, इससे किया, इंटू में 5000। ये होगी मेरे बच्चे दोनों जहाजों के बीच की दूरी, जो कि आपका आंसर दे रखा है 5000 गुना में 1 - 1/√3। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए यार सवाल बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है, चश्मे बद्दूर क्वेश्चन है भाई। सवाल में कह रहा है ए बैलून लीव्स फ्रॉम ए पॉइंट पी राइजेज एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है गुब्बारे को एक स्थान है कोई पी, ये मान लीजिए जमीन है, और जमीन पे किसी बिंदु पी से एक गुब्बारे को आपने छोड़ा। जैसे 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 गुब्बारा ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, तो 6 मिनट बाद ये गुब्बारा बिल्कुल इसी पोजीशन पे ऊपर आ गया यहां। तो यहां से यहां तक आने में जिस गुब्बारे ने समय लिया हो 6 मिनट, पहले इतनी बात समझो। अब अगली लाइन में कह रहा है एन ऑब्जर्वर, कि कह रहा है कि भैया एक ऑब्जर्वर है जो उस पॉइंट पी से 450 √3 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। यानी ये डिस्टेंस है 450 √3 मीटर। यहां एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो देखता है कि इस गुब्बारे का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कह रहा है भैया बन गया कितना, वो बन गया है 400 ना कितना 60 डिग्री बन गया है। कहता है गुब्बारे का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन गया है। तो मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु पी एक ही स्तर पर है, तो गुब्बारे की गति ज्ञात करनी है। यानी आपको यह बताना है कि गुब्बारा यहां से यहां तक 6 मिनट में पहुंचा, तो गुब्बारे की स्पीड क्या है। देखिए बाबू, स्पीडें निकालते हैं। कैसे करें स्पीड निकालने का काम? ऐसे करिए, कैसे करिए भाई, ऐसे देखिए कि 60 डिग्री क्या रेशियो बनाता है, सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1, ये वाली 2। तो एक यूनिट 450 √3, तो √3 की वैल्यू क्या होगी? गुना करेंगे 450 √3। √3 को √3 से क्या 3, 3 को 450 से क्या 3 चौक 12, 1350 मीटर। हाँ जी 1350 मीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो गुब्बारे ने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो की है 1350 मीटर। 1350 मीटर, और इसने जो टाइम लिया है ये डिस्टेंस चलने में वो लिया है 6 मिनट। अब हम ये देखते हैं कि ऑप्शन में स्पीड कैसे दे रखी है। मीटर प्रति सेकंड में स्पीड निकालनी है। कहता है इन मीटर पर सेकंड, इन मीटर पर सेकंड। तो बाबू मुझे क्या करना होगा, 6 मिनट को सेकंड बनाना होगा, तो 160 से गुना, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं भाई, तो 6×6 = 36, 360 सेकंड। यानी 360 सेकंड में ये काम होगा। स्पीड का फार्मूला होता है बाबू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1350 मीटर, टाइम है 360 सेकंड, उड़ा देंगे भाई, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 36 से भाग देंगे, 36 चौका होता है 144,
यानी 4 और से कम आएगा। कर लोगे भाई? अब काटना ही है यार, 5 3 8 1 9, 9 से ये भी कटेगा, तो 5 से 9 से काटोगे 15 निम में 135 और 9 चौक 36, तो 9 15/4 4 3 12, 3.75 मीटर पर सेकंड मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्पीड हो जाएगी। 3.75 मीटर पर सेकंड मेरे बच्चे आपकी स्पीड हो जाएगी। एक भाई कह रहे हैं हिंदी में अलग है, हिंदी में पढ़ते हैं। कहते हैं एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु पी से छोड़ा जाता है। छोड़ा कहां से जा रहा है? पी से छोड़ा जा रहा है, छोड़ा जाता है। 6 मिनट पश्चात बिंदु पी से 450 मीटर की दूरी पर एक समीक्षक यानी ऑब्जर्वर है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी ऑब्जर्वर से। मान लीजिए कि समीक्षा बिंदु तथा बिंदु पी एक ही स्तर पर है, मतलब यहां पे जो गुब्बारा छोड़ा वो भी उसी लेवल पे और आदमी भी उसी लेवल पे देख रहा है, यानी ऑब्जर्वर जमीन पे। तो कह रहा है गुब्बारे की गति ज्ञात करें। देखिए जी, सवाल में कह रहा है पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये है मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी, बहुत सुंदर जी। सवाल में कह रहा है पृथ्वी पर किसी बिंदु से विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कोई विमान है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ठीक है जी, कितना है बाबू? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो विमान तो कति ऐसे खड़ा होगा भाई, बिल्कुल सीधा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो भैया कह रहा है सवाल में कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, मान लीजिए बात। अब सवाल में कह रहा है जी 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। एक बिंदु से एक विमान जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री यानी एलिवेट कर रहा है। अब कह रहा है 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब मेरे बच्चे दो चीजें, उड़ान इधर भी कंटिन्यू हो सकती, इधर भी हो सकती। अगर इधर होगा 15 सेकंड बाद यहां आएगा तो आप देखेंगे कि उन्नयन कोण बढ़ेगा, और इधर आएगा तो उन्नयन कोण और बढ़ेगा, यानी इधर आएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन घटता जा रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये तय है कि जो जहाज है वो मूव इधर नहीं करेगा, इधर करेगा। मान लीजिए जहाज मूव करता करता क्या ना करता बेचारा, यहां आ गया, लेट से यहां पहुंच गया जी ये जहाज। ठीक है साहब। अब कह रहा है जी ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। कह रहा है जी ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और कह रहा है जहाज जो उड़ रहा है ना वो लगातार 1500√3 मीटर हाइट पे उड़ रहा है। यानी ये जो हाइट है ये 1500√3 मीटर है। ये हाइट 1500√3 मीटर है। आइए मेरे दोस्त कहानी को समझाता हूं। अब मेरे बच्चों 60 डिग्री और 30 डिग्री रेशियो सेट करना है। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बेस, ये √3 होगा, बेस होगा 1। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1, बेस √3 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम एक बात तो बहुत अच्छे से समझते हैं, दोनों ही चीजों के लिए परपेंडिकुलर ये भी उतनी ही हाइट पे उड़ रहा है और यहां पे भी वही जहाज है उतनी ही हाइट पे उड़ रहा है। तो दोनों केसेज में मेरे दोस्त हमें परपेंडिकुलर इक्वल करना पड़ेगा, तो इधर √3 से गुना करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा 3, यानी 30 डिग्री के लिए अगर परपेंडिकुलर √3 है तो बेस हो जाएगा 3, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3 है तो बेस हो जाएगा 1। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1500√3, तो 1 यूनिट की वैल्यू भाग देंगे तो आएगा 1500 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 1500। तो ये 3 है, ये 1 है, तो ये लेंथ कितनी आई? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट 1500, तो 2 यूनिट कितना होगा? 2 गुना 1500 यानी 3000। 3000 मीटर।
इसका मतलब मेरे बच्चों यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 3000 मीटर है, मतलब यहां से यहां तक जो 15 सेकंड में जहाज उड़ा है वो 3000 मीटर उड़ा है। भाई यही तो था कि 15 सेकंड में जहाज यहां से यहां पहुंच गया, तो 15 सेकंड में जहाज ने कितनी दूरी चल दी भाई? 3000 मीटर। अब डिस्टेंस चला है जहाज 3000 मीटर। बिल्कुल ठीक है। और टाइम ले लिया है कितना? 15 सेकंड। तो अगर सवाल में पूछ रहा है स्पीड बताओ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, 200। तो स्पीड आ गई मेरे बच्चे 200 मीटर पर सेकंड। यानी जहाज की जो चाल है मेरे प्यारे बच्चों 200 मीटर पर सेकंड होगी। दैट इज ऑप्शन बी। दैट इज ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों। ये साहब जहाज की चाल 200 मीटर पर सेकंड। हाँ जी, ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों सेम ही है, आपने करना है उसी तर्ज पर। ये मैं कराता हूं। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है एक लड़का है मैदान पर खड़ा हुआ है। लाल छड़ी भाई लाल छड़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी वो से। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए फील्ड। कहता है कि मैदान के बीच में वो कहीं खड़ा हुआ है। वो एक ऑब्जर्व करता है कि पक्षी को इन द नॉर्थ, के उत्तर में एक पक्षी है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। आफ्टर 2 मिनट ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड इन द साउथ। नॉर्थ और साउथ का मतलब ये है कि नॉर्थ इधर होगा तो साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर होगा तो साउथ इधर होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो कह रहा है यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ था, ऑब्जर्वर। उसने ये देखा एक पक्षी था यहां पे, एक पक्षी था यहां पे, और वो जो पक्षी था उस पक्षी का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था, मान लीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा था। और वो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस हाइट पे मान लीजिए वो लगातार उड़ रहा था। कहता है इसी हाइट पे वो लगातार उड़ता रहा, उड़ते उड़ते यहां आ गया। जब यहां आया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बदल गया, और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया कितना मेरे भाई? 60 डिग्री। यानी ये ऑब्जर्वर है तो एक उत्तर में है तो दूसरा दूसरी बार उसमें दक्षिण में। ठीक है जी, तो वही पक्षी यहां से यहां आ गया। अब बिल्कुल ठीक है। इस बार उसने डायरेक्शन बदली है, तो स्पष्ट बोला कि एक यहां था एक यहां था। अब आइए आगे। कहता जी जो पक्षी है वो लगातार 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ता रहा। तो पक्षी की स्पीड बताइए। 2 मिनट में पक्षी यहां से यहां आ गया, मतलब 2 मिनट में पक्षी ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल की है। आइए मेरे भाई पक्षी की कहानी पकड़ते हैं और देखते हैं कहां तक भागेगा ये हमसे बच के। तो भैया 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? अच्छा अब आप समझदार हैं भाई। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर एक, 60 के लिए परपेंडिकुलर √3, तो दोनों के लिए परपेंडिकुलर √3 करना होगा। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस 1, 30 के लिए परपेंडिकुलर √3 तो बेस 3। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि रेशियो मुझे लिखना ना पड़े, आप याद कर लेंगे कि 30 और 60 में परपेंडिकुलर इक्वल कर रहा हूं तो √3 1 3, वरना लिख के कर लेना। अब भैया √3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 50√3, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 50। तो ये लेंथ कितनी होगी? 3 और 1 4 यूनिट। एक यूनिट की लेंथ 50 है तो 4 यूनिट की कितनी हुई? 200 मीटर। अब मेरे भाई ये बताइए डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर, और जो टाइम टेकन है वो है 2 मिनट। अब हमें देखना है स्पीड कैसे दे रखी है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी, किलोमीटर पर घंटे में बतानी कहानियां। तो भैया 200 मीटर को किलोमीटर बनाओगे तो बटे 1000 करोगे। बिल्कुल, 2 0 से 2 0, 1/5, 1/5 किलोमीटर। और टाइम 2 मिनट है, 2 मिनट के घंटे बनाओगे तो बटे 60, 2 से काटोगे 1/30, 1/30 घंटे मेरे प्यारे बच्चों। टाइम हो गया 1/30 घंटे, डिस्टेंस हो गई 1/5 किलोमीटर। अब हमसे बात हो रही स्पीड बताइए।
तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बटे 5 गुना 30/1, 5×6 = 30, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 6 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, जो उसकी स्पीड आएगी पक्षी की, वो आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। पक्षी की स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए यार, सवाल में कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट 2 पॉइंट्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम फुट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में कह रहा है बाबू, किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। पूरक माने जिनका जोड़ 90 डिग्री है। यानी ऐसे कह रहा है भैया, मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है जी। इस टावर से एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदु हैं, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। कहता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। ये टावर है और यहां से ए मीटर की दूरी पर है एक बिंदु, तो दूसरा बिंदु यहां से बी मीटर की दूरी पे। कह रहा है टावर की हाइट निकाल के बताइए क्या होगी। ऐसा मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है। कह रहा है एट 2 पॉइंट्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर फ्रॉम द फुट इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री द हाइट ऑफ द टावर। तो कहता है टावर की हाइट बताइए। तो आइए मेरे भाई, देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी ये एंगल थीटा होगा तो मुझे ये वाला एंगल लेना होगा 90 माइनस थीटा। कहाँ है कि भैया दोनों का जोड़ 90 डिग्री मुझे लेना है। बिल्कुल ठीक है, मैं हाइट मान ले रहा हूं जी h। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं छोटी ट्रायंगल ले रहा हूं। कौन सी छोटी ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हुआ इसका, ये 20 हुआ इसका, ये एंगल। तो भैया 10 एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर h है और बेस है a। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई मैं ले रहा हूं पूरी बड़ी ट्रायंगल। ये वाली ट्रायंगल, तो इसके लिए परपेंडिकुलर h हुआ और पूरी बड़ी ट्रायंगल में बेस क्या हो गया b और एंगल हो गया थीटा। तो भैया टेन थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई h अपॉन बी। आपने कहा जी ठीक है, हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों से बात समझा दी। अब मेरे बच्चे टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। तो ये कोट थीटा और ये था h बाई ए। ये मेरे प्यारे बच्चों थी पहली इक्वेशन, ये मैंने बनाई दूसरी इक्वेशन। और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो आप बहुत अच्छे से बात जानते हैं कि कोट थीटा इंटू टेन थीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे और यहां करोगे h बाई ए इंटू एच बाई बी, तो ये वैल्यू टेन और कोट एक दूसरे को उल्टा होता है तो कट के 1 आएगा और ये आएगा एच स्क्र अपॉन ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए बी से यहां करोगे तो एच स्क्र की वैल्यू आई ए बी, तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ए बी। एच की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों रूट ए बी, यानी हाइट जो निकल के आएगी वो आएगी मेरे दोस्त रूट ए बी। हाइट जो निकल के आएगी वो आएगी रूट ए बी। ये तो था सवाल का हिस्सा जो मैंने समझाया। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहानी कुछ और बताना चाह रहा हूं कि आपको पेपर में इसे डिटेल सोल्व नहीं करना, बल्कि पेपर में इसके कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट उतार के सवाल करिए। कैसे? आई देखिए, इसी फिगर को अनेकों रूप में आपसे पूछूंगा बार बार। अगर ये हाइट h है, ये a है लेंथ, ये लेंथ b है,
ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। तो मैं आपसे कहूंगा एच की वैल्यू बताइए, तो ध्यान रखिएगा कि एच की वैल्यू क्या होगी, रूट ए बी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों इसी फिगर को अगर मैं छोटा करके घुमा लूं, ऐसे बना दूं, तो भी सेम ही चीज है। इस बार ये एच है, ये लेंथ ए है, ये बी है। तो पता है सवाल कैसे दे देगा, कहेगा ये जमीन है, जमीन पे एक टावर है जिसकी लंबाई ए है, एक दूसरा टावर है जिसकी लंबाई बी है, ये बी वाला टावर हो गया, इसकी लंबाई बी है। अब इनके एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाले थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। या ये ना कह के आपको ये कह देगा कि भैया ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। बात एक ही है, बात मेरे प्यारे बच्चों एक ही कहेगा, अलग नहीं। हाँ जी। तो ट्रायंगल ऐसे भी बना के दे सकता है, या वो ये कह देगा कि भैया ये कोई ट्रायंगल है, ये साइड एच है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, तो भी आपसे कह देगा कि एच की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, तो एच की वैल्यू तब भी रूट ए बी होगी। हाँ जी। सेम वही जो पीछे बताया था, उल्टा कर दें फिगर तो ऐसे बनेगा। सेम यही कहानी मेरे बच्चे, ये टावर ए हाइट का है, ये टावर बी हाइट का है, ये एच है, और अगर ये कहे कि ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एच की वैल्यू अगेन फिर रूट ए बी हो जाएगी। ठीक है जी। सेम वही कहानी कि ये वाला एंगल थीटा कह दे, 90 माइनस थीटा कह दे, ये ए कह दे यहां से यहां तक की लेंथ, और यहां से यहां तक की लेंथ बी कह दे, तो एच फिर से रूट ए बी हो जाएगा। यहां पे भी सेम कहानी आएगी कि अगर ये दोनों लेंथ एच आ जाए, एच और एच, ये थीटा हो, ये 90 माइनस थीटा हो, ये ए हो, ये बी हो, तो अगेन एच की वैल्यू जो आएगी रूट ए बी आ जाएगी। तो ये कुल मिला के कुछ फिगर है जिन पे आपको ध्यान देना है। मैं एक बार इन फिगर्स को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि जल्दी जल्दी आप समझ पाए। देखिए मेरे बच्चे, पहला तो आपसे ये कहेगा ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है। अब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कह देगा, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा। तो कहेगा कि एच की वैल्यू बताइए, हाइट बताइए, तो हो जाएगा मेरे बच्चे रूट ए बी। इसी चीज को ऐसे भी बना के दे देगा, ये लेंथ ए दे देगा यहां से यहां तक की, ये लेंथ बी दे देगा यहां से यहां तक की, और फिर आपसे कहेगा ये थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा है। ठीक है जी। सेम ही फिगर बना के दे देगा, इस बार कहेगा कि ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, इसे एच समझो, इसे एच समझो, तो भी इसका मतलब रूट ए बी ही होगा मेरे बच्चे, तो भी मेरे बच्चे रूट ए बी ही होगा। तीसरी बात, अगर हम ऐसे बना दें कि भैया ये लेंथ एच है और इतनी ही लेंथ एच यहां है, ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, और फिर यहां इससे जोड़ा दे ऐसे, और फिर ये दोनों एंगल दे दे कॉम्प्लीमेंट्री, तो भी सेम ही मतलब होगा, एच की वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी, तो भी मेरे प्यारे बच्चों एच की वैल्यू रूट ए बी आ जाएगी। इन फिगर को जब आप अपने हाथ से बना बना देखेंगे ना, तब समझ में आएगा, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर। तो जब आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका असली अर्थ क्या है, कि ये सारी एक ही फिगर है, बस उसको घुमा घुमा के बना रहे हैं। अब इस पे सवाल लेते हैं मेरे बच्चे, और कोशिश करेंगे कि मैं समझा पाऊं आपको जल्दी से। कह रहा है 16 मीटर और 9 मीटर लंबाई वाले दो खंभों के बीच की दूरी, यानी दो खंभे हैं, एक खंभे 16 मीटर लंबा है भाई, तो दूसरा खंभा 9 ही मीटर लंबा है, ये 9 मीटर लंबा है।
इनके बीच की दूरी x मीटर है, कहता है इन दोनों खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। बहुत बढ़िया। और उनके आधार से शिखर के एक दूसरे के उन्नयन कोण, यानी इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है जी दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर एक थीटा होगा तो एक 90 माइनस, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अब आपको यही फिगर यहां बताई थी, ये वाली, कि ये पूछेगा ये दोनों वैल्यू दे रखी होंगी, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो h की जो वैल्यू होगी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट होगी। आंख बंद करके लगा देना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो यहां जो x की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो कुछ और नहीं होगी, 9 गुना 16 का वर्गमूल, 16 नहीं में 144 का वर्गमूल 12 होगी मेरे बच्चे। तो आंसर आएगी मेरे बच्चे 12। हाँ जी, अगली फिगर पे आइए। कह रहा 25 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 25 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है जी। इसके ऊपर एक 11 मीटर ऊंचा झंडा लगा है। क्षैतिज परिस्थिति किसी बिंदु झंडे से आधार तथा शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से एक दूसरे के कोटिपूर्ण है। कहता है यहां पे एक बिंदु है, उससे इसका टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये थीटा होगा तो ये मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस थीटा होगा। तो हमसे सवाल में पूछ रहा है तो उस बिंदु से भवन के क्षैतिज दूरी ज्ञात करिए, ये वाली डिस्टेंस निकालिए। तो बेटा ये देखो कि ये डिस्टेंस है 25, और पूरी बड़े वाली की डिस्टेंस कितनी होगी, 25 और 11 36। तो एक डिस्टेंस 25, एक 36 है, तो ये लेंथ आ जाएगी 25 गुना 36 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, 5 6 30। तो मेरे भाई मेरा आंसर आ गया 30। देखिए यार, एक मीनार के शीर्ष से मीनार के दोनों ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रम से कोटिपूरक है। ये कोई मीनार है भाई, इस मीनार से एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है, दोनों के अवनमन कोण, लेकिन लेना एलिवेशन की तरह ही है। कह रहा है जी दोनों के दोनों क्या है, कोटिपूरक है, मतलब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। बहुत सुंदर भाई। अब आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 26 मीटर है, कहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 26 मीटर है, कि दोनों ओर से दो बिंदुओं के अवनमन कोण देना नहीं, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 26 मीटर है तथा एक बिंदु से मीनार की दूरी 8 मीटर है। कहता है एक बिंदु से मीनार की दूरी 8 है, यानी ये लेंथ 8 है। बहुत बढ़िया। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये पूरी लेंथ 26 दे रखी है, ये 8 है, तो ये कितनी होगी, 18 होगी। बिल्कुल होगी। अब हमसे पूछ रहा हाइट बताइए, तो हाइट होगी रूट ए बी, तो ए इंटू बी है। 18 8 है 144 का वर्गमूल 12। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों मीनार की जो हाइट निकल के आएगी वो आएगी 12। यानी उसी फिगर को बार बार अलग तरीके से रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाता है। आप पहले सवाल पढ़िए फिर समझाऊंगा। देखिए यार, सवाल में कह रहा है टू पोस्ट आर एक्स मीटर अपार्ट, कहता है दो खंबे हैं, दोनों एक्स मीटर दूरी पर हैं, एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ अदर, एक की हाइट दूसरे की डबल है, यानी इसकी हाइट इसकी डबल है, मैंने इसकी हाइट एच ले ली तो ये 2h हो गया। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट माने बिल्कुल मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट अन ऑब्जर्वर, कहते हैं इन दोनों ही लाइनों का बिल्कुल जो मिड पॉइंट है, यहां से एक ऑब्जर्वर ने ये फाइंड आउट किया कि इसके टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री, ये मेरे प्यारे बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। यानी एक कोण मेरे प्यारे बच्चों थीटा है तो दूसरे वाला कोण हो गया 90 माइनस थीटा। ऐसा मैं नहीं कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा। एक दूसरे की पूरक है तो छोटे खंबे की हाइट बतानी है क्या होगी।
अब ध्यान देना, ये फिगर मैंने आपको कराई थी ये, कि भाई एक की हाइट ए है, दूसरे की हाइट बी है, एक ये एंगल और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको एच मानना, इसको एच मानना, तो इस एच की वैल्यू रूट ऑफ ए बी होगी। हाँ है ना, रूट ऑफ ए बी होगी। अब आपको इसी फिगर में रिलेट करना है कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये x है तो ये लेंथ हो जाएगी x/2, और ये वाली लेंथ भी हो जाएगी x/2। हाँ जी, तो सच मायने में x/2 की जो वैल्यू होगी ना वो रूट ए बी होगी। अब a की वैल्यू है h और b की वैल्यू है 2h। बिल्कुल ठीक है, तो x/2, भैया इसका एच स्क्वेयर का वर्गमूल निकालोगे, h आएगा इंटू में √2 आएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है छोटे खंबे की हाइट बताइए क्या होगा। तो छोटे खंबे की हाइट क्या है, h, तो हमसे h की वैल्यू पूछ रहा है, तो h की वैल्यू आ जाएगी x/2 √2। h की जो वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आ जाएगी x/2 √2। x/2 √2 इज योर राइट आंसर माय डियर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा जो सही आंसर आएगा वो x/2 √2 होगा। तो आपने देखा इसी फिगर पे लगातार कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 45 डिग्री एंड x डिग्री। देखना मेरे भाई, ये है ग्राउंड, ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है यहां पे ये कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एक चिमनी बनी हुई है, ये कोई चिमनी बनी हुई है। अब कह रहा है कि भैया इनके टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी, पहले चिमनी लिखा है ध्यान देना, एंड रूफ बाद में लिखा है, वो है 45 डिग्री और x डिग्री, यानी पहले चिमनी का फिर रूफ का। तो भैया ये वाला दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, और भैया जी ये वाला जो है ये मेरे प्यारे बच्चों x डिग्री दे रखा, ये 45 डिग्री दे रखा। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं सवाल पे। अब कह रहा भूमि तल के एक बिंदु से एक चिमनी के शीर्ष तथा भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और x डिग्री है, तथा उस भवन की ऊंचाई h मीटर है। कहता है ये जो हाइट है ये दिस इज h मीटर, ये h, बल्कि इसको h ही मान लेते हैं, h मीटर है। तो कहता है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करिए क्या होगी। तो चिमनी की ऊंचाई मान लेता हूं मैं a, कोई दिक्कत है, ये हाइट मुझे पता करनी है। देखिए यार ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, अब इनको कैसे, सर डायग्राम खुद से नहीं बन रहा, भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, एक दो बार गलत बनाओगे, देखो जब तक गलत नहीं बनाओगे तब तक सही नहीं बनेगा, मतलब सही करने के लिए बनाना जरूरी है, वो गलत बने या सही बने। हिंदी में पढ़ते हैं, भूमि तल के एक बिंदु से एक चिमनी, चिमनी यानी मकान की छत के ऊपर होती है, के शीर्ष उसके टॉप तथा उस भवन के शीर्ष यानी जिस बिल्डिंग पे चिमनी उसके उन्नयन कोण 45 डिग्री और x डिग्री है, यानी चिमनी का 45 है और भवन का x है। अब कह रहा है कि भैया हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है, यानी a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों निकाल के बतानी है क्या होगी। अब मैं दो तरीके से यहां चीजों को डिफाइन करूंगा। पहला तरीका तो ये कि मैं इसे डिटेल कराऊं आपको, अगर मैं डिटेल कराऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि देखो यार मेरे ऑप्शन सारे टेन और कोट में, ये हो गया मेरा बेस। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं छोटी ट्रायंगल ले रहा हूं, छोटी ट्रायंगल इन द सेंस ये वाली ट्रायंगल, इस वाले में, ठीक है जी, या पूरी बड़ी ले लेता हूं, चलो तो पूरी बड़ी ट्रायंगल में ये हुआ परपेंडिकुलर h जमा ए, h जमा ए हुआ परपेंडिकुलर, बेस हो गया b, और मेरा एंगल जो बना हुआ वो है 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन परपेंडिकुलर कुछ भी कर लेते हैं, तो बेस बी लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर ए प्लस एच लिख लेते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ, 10 45 डिग्री,
टेन 45 डिग्री की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1 है, तो बेस की जो वैल्यू है वो a प्लस एच है। बेस की वैल्यू a प्लस एच है, ठीक है। अब कह रहा है कि चिमनी की ऊंचाई मीटर में बतानी है। अब मेरे बच्चों में दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूं, ये वाली ट्रायंगल। इसमें हाइट है h, बेस है b, और एंगल क्या बन रहा है भैया x। मैं ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूं। अगर आप कहें जी ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो बेस b हो गया, हाइट h हो गई, एंगल x है तो ये हो गया कोट x। तो b की जो वैल्यू आई वो आई h कोट x। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे b की जगह वैल्यू रख देता हूं, ये वाली h कोट x, यहां पे h कोट x इक्वल टू a जमा h। h मेरे प्यारे बच्चों में इधर ले आऊंगा तो h कोट x माइनस h बराबर a, और a ही की वैल्यू मुझे निकालनी थी। और a क्या था मेरे प्यारे बच्चों, a था चिमनी की हाइट, इसी की वैल्यू आपको निकालनी थी। और मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा आंसर है, h कोट x माइनस h, h कोट x माइनस h, h कोट x माइनस h मेरा आंसर। आप कहें सर कोट में क्यों लेते गए? मैंने कहा कि यार मेरा आंसर या तो कोट में था या 10 में। मैं 10 में लेता तो भी मैं उसे कोट कन्वर्ट करना जानता, और कोट में लेता रहूं 10 में आंसर होता तो भी कन्वर्ट करना जानता हूं, तो मुझे दिक्कत नहीं होनी थी उसमें। अब बात करते हैं वैल्यू पुटिंग से। देखिए यार ये तो तय था कि 45 बड़ा था और x छोटा था। अब मुझे ये बात भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि x की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं, 30 डिग्री ले सकता हूं। भाई 45 से छोटा कौन सा एंगल है जिसका रेशियो मुझे याद है, तो आप कहेंगे 30, तो आप x की वैल्यू 30 ले लें। अगर आप x की वैल्यू 30 ले लेंगे तो 30 डिग्री क्या बताता है, सामने वाली साइड 1, तो बेस वाली वैल्यू √3। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल लेते हैं 45 डिग्री वाली, तो 45 डिग्री क्या बताता है कि भाई जितना बेस बनाओगे, तो बेस कितना बन गया √3, तो हाइट भी आपको क्या लेनी होगी √3, हाइट भी आपको लेनी होगी √3। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों दिमाग दौड़ाना, मैं अगर आपसे कहूं कि चिमनी की हाइट बताओ क्या है, तो आप कहेंगे सर चिमनी की हाइट हो जाएगी कितनी, √3, और ये वाली वैल्यू यूनिट वाइज कितनी है 1, तो 1 और ये √3, तो चिमनी की हाइट हो जाएगी √3 माइनस 1। बिल्कुल ठीक है। और 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है h, तो इंटू h कर देंगे। फिर से समझाता हूं, अगर मैंने इसे 30 ले लिया, आप 15 ले लो ना, 10 ले लो, भाई 10 की वैल्यू तुझे पता है? नहीं, मुझे पता है, थोड़ी पता है, लेकिन तुमको तो नहीं पता। तो ये 45 है तो उससे तो छोटा ही लेना होगा, तो मैंने 30 ले लिया। अब 30 डिग्री में भी बेस यही वाली लाइन है और 45 में बेस यही लाइन है, तो मैंने बेस इक्वल कर दिया। तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर √3, तो छोटी वाली का 1, तो ये वाली लेंथ आएगी √3 में से घटाया √3 माइनस 1। जबकि ये 1 यूनिट नहीं दे रखी, h दे रखी, तो 1 यूनिट h है, तो √3 माइनस 1 यूनिट की वैल्यू इतनी। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन में x की वैल्यू 30 डिग्री रखने पे आंसर आएगा। तो देखिए यार ये आंसर नहीं होगा क्योंकि प्लस में, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक है। अब मैं जानता हूं tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहां तो 1/√3 आ जाएगा। कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरा वैल्यू रखने पे आंसर आएगा। देखिए भाई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट 30 मीटर अबव द ट्रांसपोर्ट वाटर सरफेस ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि भैया पानी का स्तर है, झील है एक, झील में पानी का सरफेस है, तो ये झील में पानी का सरफेस है, ठीक है भैया, झील में पानी का सरफेस है भैया, ये ले लेते हैं, ये भैया पानी है, ठीक है, इससे नीचे सारा पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, ठीक है। तो ये लहरें हैं जो चल रही हैं, छोटी छोटी दिखाई दे रही है। कहता है झील की पारदर्शी जल सतह, यानी पानी में सारी चीजें दिखाई दे रही है, से 30 मीटर ऊपर
किसी बिंदु पर से, कहता है इस झील में 30 मीटर ऊपर कोई बिंदु है, यहां से 30 मीटर ऊपर कोई पॉइंट होगा, यहां लेट से ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 30 मीटर। बहुत बढ़िया। यहां से कह रहा है कि बादल चला, ये मेरे प्यारे बच्चों कोई बादल है, और सवाल में बाबू कह रहा है कि बादल का उन्नयन कोण जो है, ये मान लीजिए बादल है, तो इस बादल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों? 30 डिग्री का। तीस डिग्री दिखता है, हाँ जी। अब कह रहा है झील के पानी में वायुयान प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री दिखता है। अच्छा, ये पर बादल नहीं है, बिंदु से देखने में वायुयान, अच्छा ये जहाज है, जहाज है भैया ये। तो जब मेरे प्यारे बच्चों कोई जहाज आसमान में आपको उड़ता दिखाई देगा, तो पानी में उसकी परछाई देखोगे तो पानी में भी तो उड़ता हुआ दिखाई देगा वो। बिल्कुल। बस एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना यहाँ पे, जो फिजिक्स का है, क्या कि मेरे बच्चे जितनी दूरी पे यानी जितनी ऊंचाई पे पानी से ये जहाज ऊपर उड़ रहा होगा ना, एक्चुअल में उतनी ही ऊंचाई से ये जहाज नीचे भी उड़ रहा होगा, उतनी ही ऊंचाई पे ये नीचे भी उड़ रहा होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर ये झील है, ये पानी का स्तर है, तो इससे ऊपर जितना ऊंचा होगा ना, उतना ही नीचे पानी में दिखाई देगा जहाज। ये नियम है। अगर पानी से 1 किलोमीटर ऊपर जहाज उड़ रहा है ना, तो पानी से उसका प्रतिबिंब 1 किलोमीटर नीचे ही दिखेगा आपको। ये मैं कहना चाह रहा हूं। और कह रहा है यहां से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहां से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। कितना बन रहा है भाई? 60 डिग्री। यहां से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो आप जानते हैं ये वाला एंगल हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बन रहा है 60 डिग्री। सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई ये बताओ झील का जलीय सतह से ऊंचाई क्या होगी वायुयान की, यानी ये वाली लेंथ पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। ये लेंथ मैं थोड़ी देर के लिए एच मीटर मान ले रहा हूं। आपको दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर ये यहां से एच मीटर ऊंचाई है ना, तो आंख बंद करके ये मान लीजिएगा कि ये झील से नीचे भी इसकी हाइट एच ही मीटर होगी। पक्का? अब आप शायद ये बात भी समझते होंगे कि ये हाइट 30 है मीटर है, तो ये हाइट भी मेरे प्यारे बच्चों 30 ही मीटर होगी। 30 ही मीटर होगी। यहां से यहां तक की हाइट भी 30 ही मीटर होगी। अब मैंने ये पूरी हाइट मानी है एच, ये है 30, तो ये वाली क्या हो जाएगी? एच माइनस 30, एच माइनस 30, एच माइनस 30 मीटर। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार भाषा पढ़िए और मैच करिए सवाल में, कहीं दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए भाई, अगर आप समझ गए हैं तो झीलों के शहर में आइए। मेरे प्यारे बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये बेस मैंने ले लिया। अब मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाले, ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये। आपने कहा जी हाँ ठीक बात है सर, इस ट्रायंगल में भी अगर हम ध्यान दें तो बेस बी ही है, और मेरे प्यारे बच्चों इस वाली ट्रायंगल में भी अगर आप ध्यान देंगे तो बेस बी ही है। हाइट क्या हो जाएगी? एच तो यहां से यहां तक की, एच यहां तक की और 30 ये, तो टोटल हाइट हो जाएगी एच प्लस 30, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, और बेस यही वाली लाइन होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यानी मेरे बच्चे मोटी बात यह है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों में ही जो बेस है वो सेम है, दोनों में ही जो बेस है वो सेम है। ठीक है जी। अगर दोनों में बेस सेम है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की कहानियां क्या होती हैं? 30 डिग्री कहता है कि परपेंडिकुलर एक होगा तो बेस होगा √3,
60 कहता है बे परपेंडिकुलर √3 तो बेस 1। और शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि दोनों में बेस सेम है, तो इधर भी √3 से गुना, इधर भी √3 से, यानी परपेंडिकुलर 3 होगा तो बेस होगा √3। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 60 डिग्री के लिए मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर √3 होगा, हाँ जी, तो बेस हो जाएगा 3। और 30 डिग्री ना क्या था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, परपेंडिकुलर अगर 3 होगा, परपेंडिकुलर अगर 3 यूनिट होगा तो बेस हो जाएगा √3। और 30 डिग्री के लिए अगर परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस हो जाएगा √3। परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस हो जाएगा √3। यानी मेरे प्यारे बच्चों यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो यूनिट वाइज कहानी यह है कि यहां से यहां तक की लेंथ 1 यूनिट है, तो यहां से यहां तक की लेंथ 3 यूनिट है। यानी जितनी लेंथ यहां से यहां तक की होगी, ध्यान देना, जितनी लेंथ ये वाली होगी उसका 3 गुना लेंथ ये वाली होगी। यानी ये वाली जो लेंथ है ये इस लेंथ का 3 गुना है। इस लेंथ को 3 गुना करोगे तो ये लेंथ आएगी। ये तो कह रहा है आपका, ठीक बात है सर। अगर ठीक बात है सर तो देखिए ये लेंथ कितनी है, h-3। भाई यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये h-30 है, इसका 3 गुना कर देंगे तो ये किसके बराबर आएगी भाई, यहां से यहां तक की लेंथ का। तो ये लेंथ कितनी है 30 और ये लेंथ कितनी है h, तो ये आ जाएगी 30 जमा h। अब समझिए इस लेंथ का 3 गुना इसके बराबर होगा। सोल्व करते हैं भैया, 30 जमा h, ये 3h, 30 या 90, इधर लाएंगे तो 2h, ये आएगा 60 या 120, 120, 2 से काटेंगे तो h की वैल्यू आएगी 60। और हमसे यही पूछा हुआ था कि कितनी हाइट है, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 60 मीटर। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60 मीटर। आंसर होगा जी 60 मीटर। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों सेम यही सवाल है। जहां मैंने 30-60 लिखा था वहां मैंने इस बार क्या लिख दिया है, अल्फा और बीटा लिख दिया है। तो सेम हु बहू उसी तरीके से सवाल करेंगे, बस हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू वहां पे रखनी है और कुछ नहीं करना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थी कहानी ट्रिग्नोमेट्री की हाइट एंड डिस्टेंस की, जो आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी चीजें, मजा आया होगा पढ़ने में। बाकी फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।